नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। भैया जी कहीं में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज मैं वसुंधरा में मौजूद हूं और बिल्कुल दिल्ली एनसीआर के इलाके में। आज बारिश नहीं हो रही है, इसलिए मैं बाहर मौजूद हूं। आप लोगों ने कहा कि कुछ शोज जो हैं रिपीट हो गए। दरअसल बात यह है कि हमको भी सफर में आने जाने में वक्त लगता है और उस वक्त का ही बस तकाजा था। जो आपने शो एक दो ऐसे देख लिए, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहती है, हमारी टीम की कोशिश रहती है, खासतौर से हमारे जो ऑनलाइन प्रोड्यूसर हैं जितेंद्र जी, वो बनाते हैं, कोशिश करते हैं तमाम सारी चीज़ें जो छूट जाती हैं उनको अकोमोडेट कर देते हैं। इन तमाम कोशिशों के साथ मैं भैया जी पिछले 4 महीने से कर रहा हूँ लगातार। आपको मालूम है, चाहे वो हरिद्वार रहा हो, चाहे वो भिंड रहा हो, चाहे वो फैजाबाद रहा हो, चाहे इधर राजस्थान में रहा हो, इन 4 महीनों में लगातार मैं घूमता रहा, लगातार जाता रहा। अभी भी रुका नहीं हूँ, अभी भी दिल्ली एनसीआर के इलाके में हूँ। कोशिश ये रहेगी हमारी, जी सेटल हुई है, कोशिश ये रहेगी हमारी कि आने वाले कुछ समय में मैं इधर मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरफ मूव करूं और तब सारी चीज़ें आपके पास लेकर आऊं। लेकिन हाँ, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो गतिविधियां हैं, वो लगातार चलती रहती हैं। ट्विटर पे कुछ लोगों ने भैया जी कहीं के बारे में लिखा भी है, मैं उनको पढ़ देता हूँ। राहुल जड़िया साहब हैं, भारत के असली दर्शन होते हैं इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इसमें गाँव दिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, ऐसे ही देखते रहें और मुझे बताते रहें। अमित दुबे जी हैं, कहते हैं कि एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गरीब से गरीब इस पे अपना मुद्दा रख सकता है और होना चाहिए, और क्यों ना हो। ऐसा ही है ये प्रोग्राम, और इसकी जो प्रोग्राम की रूपरेखा रखी गई, जो प्रोग्राम का आगाज हुआ, वो इसी तरह से था कि वो तमाम लोग जो अपनी बात कह सकते हैं या बात कहना चाहते हैं, वो भैया जी कहीं में आए। तो शुक्रिया अमित भाई। फयाज खान साहब हैं, वो कहते हैं कि ट्विटर पे कि जनता के बीच जाकर उनकी आवाज़ उठाते हैं, सड़क पर जाकर उनसे समस्या सुनते हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातिवाद के इंसाफ की बात करते हैं। फयाज भाई, आज के वक्त में सबसे डिफिकल्ट बात यही है कि बगैर किसी लाग लपेट के इंसाफ की बात कही जाए और इंसाफ की डगर पर चला जाए। बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है, और इस समय वो टेस्टिंग टाइम है। लेकिन आप सारे लोगों का ये जो ट्विटर है, उस पर @प्रतीक जो मेरा प्रतीक जो ट्विटर हैंडल है, जिस पे आप लोगों ने तमाम सारे बातें कही हैं, लगातार जुड़े रहिए, बताते रहिए। आज मैं इस जगह जहां पे मौजूद हूं, 15 अगस्त की तैयारी हो रही है, RWA के तमाम सारे लोग भी मौजूद हैं। मैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच सर। जो लोग हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मौजूद हैं, और तमाम सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं ऊपर, तो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जिसके बीच में मैं मौजूद हूँ। अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करूँगा। हमसे जो आज मेहमान जुड़ेंगे, मैं उनसे भी तारुफ कराऊँ। यहाँ पे कुछ और लोग टेलीविजन की शख्सियत भी मौजूद हैं, जो कि जगह जगह जाती रही हैं टेलीविजन पे। कुछ लोगों को देख रहे हो कि उन्होंने अपनी कटिंग भी निकालना शुरू कर दी है। मैं आऊँगा आपके पास, हुजूर आली आऊँगा, आप चिंता ना करें। हमारे साथ जफर इस्लाम साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। मेरे पास अभी आउटपुट नहीं है, कुछ देर में मेरे पास आउटपुट होगा तो मैं देख सकूँगा उनको। अनुराग भदौरिया साहब लखनऊ से जुड़ रहे हैं, उनको मैं देख सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग भाई, थैंक यू सो मच। AK वाजपेयी साहब LGP से जुड़ेंगे, वो अपनी बात रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। जफर इफ्रा खान साहब, इफ्रा खान मौजूद रहेंगी, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगी, वो भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। यासिर जिलानी साहब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि मिश्रा साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत का सिलसिला जोड़ने के लिए। आज का मुद्दा क्या है, लोगों ने पूछा, आज की बातचीत किस बारे में होगी। कल 15 अगस्त है, आज़ादी के तमाम सारे मायने हैं। एक संकट से हम सब गुजर रहे हैं, वो संकट हम सब जानते हैं कोरोना को लेकर। लेकिन टेस्टिंग सेंटर्स की बात हो, सरकार ने कहा 1300 से करीब टेस्टिंग सेंटर हैं जहां पे इस वक्त जहां पे टेस्ट हो रहे हैं। देश ने तमाम सारी उपलब्धियां हैं, प्रधानमंत्री ने गिनाई और तमाम सारे लोग जानते हैं, उन उपलब्धियों पर बात हो। आज आज़ादी के जश्न के दिन हम वो पूर्व संध्या पर हम वो सारी बातें भी करें जहां पे हमें पहुंचना है और हम कहां पे खड़े हैं। तमाम एक व्हाट्सएप पे मुझे आया है कि प्रतीक जी, आप अपनी बात जब कहते हैं तो मेरी बात भी जोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश के हम लोग रहने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, और ये चाहते हैं कि इस समय जो एंट्रेंस एग्जाम्स हो रहे हैं कंपटीशन के, हम लोग को जाना पड़ रहा है, कोरोना का समय है, बड़ा मुश्किल हालात होते हैं, वहाँ कैसे जाएं, ये भी बात है। लेकिन इन तमाम सारी मुश्किलों और तमाम मुश्किल हालात के बीच में आज बात का जो आगाज़ करना चाहेंगे, सबसे पहले मैं AK वाजपेयी साहब के पास जाना चाहता हूँ, वो वहाँ पे मौजूद हैं, तो बातचीत शुरू कीजिए। सरकार ने ये एक उपलब्धियां हैं, आज़ादी के मायने को लेकर तमाम बातें हैं, बातचीत शुरू करते हैं। वाजपेयी जी। देखिए, सबसे पहले तो मुबारकबाद सबको
स्वतंत्रता दिवस की 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था तो इसके लिए बड़े लोगों ने कुर्बानी दी थी और बड़े संघर्ष हुए थे। जी साहब। उसके बाद अंग्रेजों से हमारा देश स्वतंत्र हुआ और जनाब स्वतंत्र होने में सबसे बड़ी जो हमको उपलब्धि प्राप्त हुई वो उपलब्धि प्राप्त हुई भारत का संविधान, जो बराबरी का हक देता है, जो मौलिक अधिकार देता है, खाने का अधिकार देता है, घूमने फिरने का अधिकार देता है। और उसी के चलते हुए इतने सालों से एक सिस्टम चला आ रहा है। सारी प्रक्रिया के तहत सत्ता परिवर्तन होती रहती है और सबसे ज़्यादा अगर चिंता की जाती है तो गरीबों की जाती है चिंता। गरीबों की चिंता करते करते कैसे देश को विकसित बनाना है, कैसे देश को पूरे विश्व में सबसे अग्रणी में ले जाके खड़ा करना है, ये चाहे कोई भी सरकार रही हो उसने पूरी ईमानदारी से इसको ठीक करने का प्रयास किया है। लेकिन आज एक अजीब सा सिलसिला बन गया है कि अगर प्रधानमंत्री या मौजूदा सरकार अच्छे काम करेगी तो भी ये क्रिटिसाइज करेंगे और अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए किसी और वजह से तो उसको तो इनको क्रिटिसाइज करना ही है। तो इस तरह से माहौल बना के देश में रुकावटें जो पैदा की जा रही हैं वो एक स्वस्थ जो डेमोक्रेसी होती है उसके लिए अच्छा नहीं होता। वाजपेयी जी मैं बड़े माफी के साथ, क्या क्रिटिसिज्म से क्या डर लगता है? क्रिटिसिज्म से डर लगता है क्या? सवाल पूछे जाने से डर लगता है क्या? आज आज़ादी के पूर्व संध्या से पहले ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। देखिए, यस, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, डेमोक्रेसी में उनको पूरा अधिकार है कि सत्ता में जो सरकार है उससे क्वेश्चनिंग करें, लेकिन कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल जब राष्ट्र की बात आएगी तो उसको बड़ा संभल के आपको क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी, आपको टाइमिंग चुनना पड़ेगा, आपको प्लेटफॉर्म चुनना पड़ेगा। अब आप अगर मान लो ये पूछेंगे, मैं समझ गया बात आपकी, मैं 100% आपकी बात समझ गया जी, मैं आपकी बात समझा। तो बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही सीधा सवाल पूछता हूँ। जब देश के ऊपर सवाल आए, जब देश की रक्षा के ऊपर आए, सुरक्षा के ऊपर सवाल आए, तो क्या सवाल ऐसे पूछे जाने चाहिए जिससे दुश्मनों को फायदा होता हो? ऋषि जी, चाहे राफेल का मुद्दा रहा हो, चाहे चीन के ऊपर, आपने सवाल वही कुरेदे जो शायद दुश्मनों को हंसी या दुश्मनों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए बहुत काफी थे। ऋषि जी। प्रतीक जी, मैं ए.के. वाजपेयी जी के हर सवालों का जवाब देना चाहूंगा। पहले पूरे देशवासियों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। वाजपेयी जी आजादी की बात कर रहे थे। वाजपेयी जी से पूछना चाहता हूं, किस आजादी की बात कर रहे हैं? देश के आजादी के 70 साल के बाद भी हम अपने लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। आज हमारा देश, पूरा देश जो है कोरोना जैसे महासंकट से गुजर रहा है। वाजपेयी जी बहुत ही बुद्धिमान प्रवक्ता है एलजेपी के, लेकिन उन्होंने सही आईना आपके सामने नहीं रखा है। 15 अगस्त के पूर्व संध्या पे वाजपेयी जी, आपसे निवेदन है कम से कम सत्य बोलिए। आज भी हमारे देश में, प्रतीक जी मैं आपको 2 मिनट लूंगा, मेरा पॉइंट सुन लीजिए और बीजेपी के नुमाइंदे से उसका जवाब लीजिएगा। आज भी हमारे देश में 11,000 लोगों पे एक डॉक्टर है। यदि वाजपेयी जी की पार्टी जो जहां शासन में है वहां की बात करूं, बिहार की बात करूं, तो 28,981 लोगों पे एक डॉक्टर है। आपको 1900 लोगों पे एक बेड है, 56,000 लोगों पे एक अस्पताल है। आपने ये दिया है हमारे लोगों को। आप जितने भी नुमाइंदे हैं, जितने भी सियासतदान हैं, उनसे मेरा सवाल है कि देश के आजादी के बाद आपने हमें ये दिया है कि 55,000 लोगों पे एक अस्पताल है, 11,000 लोगों पे एक डॉक्टर है, जबकि WHO का मानना है कि 1,000 लोगों पे। मैं कोरोना के समय में, देखिए, पिछले आजादी के बाद से 47 के बाद से आज हम 2000 में मौजूद हैं। शायद स्वास्थ्य की सेवाओं पे सबसे ज्यादा टेस्टिंग टाइम अगर कहीं रहा होगा तो ये कोरोना का समय, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। हालांकि बड़े मुश्किल हालात आए इस मुल्क पर निकले, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इससे ज्यादा टेस्टिंग टाइम नहीं होगा। मैं बिल्कुल आऊंगा, आपके सवाल को रखना है, बिल्कुल बात पूछूंगा, लेकिन यासिर जिलानी साहब मौजूद हैं। आजादी के मायने बात शुरू करें। यासिर जिलानी। आजादी के एक दिन पूर्व मैं मुबारकबाद देता हूं
और तमाम लोगों को ये कहूंगा कि जिस तरीके से सरकार ने काम किया है, आप देखने की बात करें। अभी ऋषि मिश्रा जी ने आपने जबकि कहा है कि पूर्व संध्या पे हम डिफरेंट तरीके से बात करें, हमारे वजीर आजम ने टैक्स प्रणाली को लेके क्या कहा है जरा समझिए और सुनने की कोशिश करिए। उन्होंने कहा कि हमारी टैक्स प्रणाली सीमलेस हो, पेनलेस हो और फेसलेस हो। हम हर चीज को आसान करते जा रहे हैं ऋषि मिश्रा जी, यानी भारत की सरकार। अंडमान आपको याद है, अंडमान कोई सोच नहीं सकता, लेकिन अंडमान निकोबार में वो प्रधानमंत्री ने कर दिखाया जो सिर्फ इच्छा शक्ति मजबूत किसी की स्वास्थ्य सेवा को लेके। आपको याद है मार्च में जब कोरोना की महामारी की शुरुआत हो रही थी, उससे पहले भारत में एक सिर्फ टेस्ट करने की जगह थी। आज कितनी संख्या है यह आपको खुद जानकारी है। आज आपको जानकारी है कि एक दिन में कोरोना से संक्रमित लोगों की कितने टेस्ट होते हैं, ये आप जानते हैं। लेकिन क्योंकि आपको सवाल उठाना है, मुझे लग रहा था आजादी के पूर्व संध्या पे आप इस तरह की बात नहीं करें, नहीं तो मैं बात करूंगा। सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, देखिए इनको आपने समय दिया प्रतीक जी, मैं चाहूंगा कि मैं अपनी बात रखूं, फिर ये अपनी बात रखें। इतनी तमीज होनी चाहिए इन्हें। मैं बड़ा आराम से ऋषि नो 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 मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा प्रतीक जी, मैं इस तरह की कोई डिबेट नहीं करूंगा जिसमें ये क्रॉस क्वेश्चनिंग करें। मैं दोनों को रोकना चाहूंगा, प्लीज ऋषि। देखिए मैं 30 सेकंड में अपनी देखिए ऋषि करना चाहूंगा। ऋषि प्लीज जाते मैं अपनी बात अब मैं आता हूं। मेरी बात बताइए कि जब मोदी 2 आता है, मैं एक बात आज कहना चाहता हूं बहुत ईमानदारी के साथ, मैंने डिबेट्स बंद कर दी हैं। जी 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 बिल्कुल, मैंने डिबेट्स बंद कर दी। उसका कारण भी यह था कि ये समय ऐसा है जिसपे डिबेट्स होनी नहीं चाहिए, कुछ और ऐसा है कि ग्राउंड में जाना चाहिए, वो मैं कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं डिबेट करना चाहता हूं, आजादी की पूर्व संध्या पे करना चाहता हूं, आजादी के तमाम सारे मायनों को निकालना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, तमाम वो सारे लोग जिनके सवालों को अकोमोडेट करना चाहता हूं, तो प्लीज कोऑपरेट करिए। डिबेट क्या हो रही है, कैसे हो रही है, क्या हो जाता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। प्लीज तो लिसन करें, सुने, हम लोग बातचीत करेंगे, तमाम सारे लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। आप प्लीज यासिर कंप्लीट करें अपनी बात। 30 सेकंड। देखिए मैंने अभी ये चर्चा नहीं करी कि जब मोदी 2 आती है तो छल में छेद करने की बात होती है। हमारे अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जब बजट अपने एलोकेट करते हैं अपने मंत्रालय में, तो 5000 करोड़ का बजट आता है सामने, जो किसके लिए आता है? ये आता है अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, और अल्पसंख्यक वर्ग में जो सबसे बड़ा समुदाय है वो मुस्लिम समुदाय है। तो हम इस पे भी चर्चा कर सकते हैं पॉजिटिव वे में। हम सिर्फ कटाक्ष करें, हम सिर्फ सवाल करें, इसी से सिर्फ डिबेट नहीं बन सकती। और आप बताइए, हमने तो ये चर्चा नहीं करी कि अगर 70 साल में हमें जो सबसे बड़ी उपलब्धि भारत में इस सरकार ने दी, वो कश्मीर से 370 और 35A की खात्मा, पूर्ण राज्य को किस तरीके से बदला और किस तरीके से आज कश्मीर में अमन शांति का पैगाम चल रहा है। सारे काम शानदार तरीके से हो रहे हैं। पंच सरपंच से लेके नॉर्मल कॉमन इंसान तक को जो ताकत इस सरकार ने दी है, उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। ये है पूर्व संध्या पे चर्चा करने वाली बात। लेकिन मौजूद है, इफ्रा मौजूद है, मैं आप इफ्रा से जवाब इफ्रा मौजूद है पैनल में, उनको भी लेता हूँ। मैं यहाँ पे तमाम सारे लोग हैं, मैं उनसे भी आना चाहूंगा। प्रतीक जी इफ्रा मौजूद है, 10 सेकंड और दे दीजिए, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। आप बताइए कि ट्रिपल तलाक जैसी जो कुरीति थी हमारे समाज की, क्या सरकार ने खत्म करके महिलाओं को आजाद नहीं किया? महिलाएं आज भारत की खुश नहीं है, उस पर क्या हम चर्चा नहीं कर सकते? मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूं, आप इनसे पूछे जो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, कश्मीर में 20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, अस्पतालों का क्या हाल है मालूम है आपको? सरकार ने जो ताकत और सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, भारत नहीं दुनिया के मुल्क उसकी तारीफ कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जितना काम किया है बेहद शानदार किया है। और आप यकीन माने कि आप जो नजरिया रखते हैं प्रतीक जी, जो भैया जी कहीं पूरे भारत को जिस तरीके से आपको लोग शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि आप भारत का दर्शन कराते हैं, इस भारत के दर्शन में मैं इन सारी चीजों को जोड़ते हुए देख रहा हूं। और मुझे लगता है कि भारत के लोग अपने स्वास्थ्य सेवा से तत्परता के साथ जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखिए आप प्लीज ऋषि, आपको सवाल पूछने का, मैंने तो सबसे पहले वाजपेयी जी से यही कहा, क्या वाजपेयी जी सवाल पूछना गुनाह है? सवाल तो पूछा जाना चाहिए। वाजपेयी जी ने उसका जवाब दिया, और वाजपेयी जी ने जो जवाब दिया वो मैंने सुना। और सवाल जो इफ्रा मौजूद है,
अगर यासिर ने कोई सवाल उठाया है तो इफ्रा को मौजूद है पैनल में, पूछने दीजिए उनको, और उसके बाद पैनल ओपन है, उसके बाद तमाम सारे लोग यहाँ मौजूद, उनसे भी डिबेट ओपन हो जाएगी। इफ्रा, आप डिबेट में शरीक होइए। कश्मीर का भी मुद्दा उठाया, लोगों ने कहा कि 35 से हटी, कश्मीर पूरी तरह से देश का हिस्सा बना, और लोगों ने इस बात को भी देखा 5 अगस्त पिछले साल और इस साल भी। जी इफ्रा, देखिए जी, कश्मीर जो था वो पहले भी भारत का अभिन्न अंग था, वो 370 के आने के बाद भी भारत का अभिन्न अंग रहेगा। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लाया था 370, जिन्ना ने नहीं लाया था। और जहां तक 370 हटा के ये अमन और शांति की बात करते हैं, अगर आपको मेरी बात पे यकीन करने की जरूरत नहीं है, आप न्यूज चैनल को ही खोल के देख लीजिए, रोज एनकाउंटर हो रहे हैं, रोज वैसे ही दहशतगर्दी चल रही है, रोज का वैसा ही वही सिक्योरिटी सिचुएशन, इनफैक्ट सरपंचों को गोलियां मारी जा रही हैं, तो सिक्योरिटी सिचुएशन वही है। इनफैक्ट 40,000 करोड़ का नुकसान हो गया है जम्मू और कश्मीर की स्टेट को। और जहां तक बीजेपी के अपने लोग हैं, बीजेपी के अपने जो चीफ हैं लद्दाख के, उन्होंने इस बात से रिजाइन कर दिया है कि इतनी खस्ता हालत हो गई है जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट की। लेकिन जहां तक बात आती है, आपने कहा कि आजादी का मतलब क्या है, आजादी का मतलब है कि हर एक इंसान जो है उसके पास अगर एक वोट है तो उसके पास बोलने का भी एक अधिकार है, और उसको बोलने के अधिकार को उससे छीनना नहीं जाना चाहिए। जैसे जब ये राष्ट्रद्रोह की बात करते हैं, पहले इंसान जो हमारे देश में राष्ट्रद्रोह के कानून में जिन पे केस चला और बंद हुए, वो पता है कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। तो आप सुन रहे हैं? हेलो, वो बाल गंगाधर बिल्कुल सुन रहा हूँ, और बड़े गौर से सुन रहा हूँ, बड़े गौर से सुन रहा हूँ। आप कहती रहिए, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। मैं जहाँ मुझे करना होगा इंटरव्यूइंग मैं वही करूंगा। आप बोलिए, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ। राष्ट्रद्रोह के पहले जिनको अपराधी माना गया ब्रिटिश की सरकार ने, बर्तानिया की सरकार ने, वो बाल गंगाधर तिलक थे। और आज तक जब भी हम सवाल करते हैं, ये उसी राष्ट्रद्रोह का कानून का इस्तेमाल करके हम लोगों का मुंह बंद करते हैं। ये नहीं समझते कि अरे ये कानून तो महात्मा गांधी को चुप कराने के लिए इस्तेमाल किया गया था, बाल गंगाधर तिलक को इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। जब हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, ये हमको सेक्युलरिज्म बोलते हैं। ये नहीं समझते कि सबसे ज्यादा सेक्युलरिज्म की बात तो भगत सिंह ने की थी, भगत सिंह ने और लाला लाजपत राय ने। हालांकि भगत सिंह ने लाला लाजपत राय जी के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन उनसे इख्तिलाफ रखते थे। उन्होंने लाला लाजपत राय जी के काफी ज्यादा उनके बीच आर्ग्यूमेंट होती थी सेक्युलरिज्म को लेके। तो क्या ये भगत सिंह जी को भी आज पाकिस्तानी और सेक्युलर वामपंथी मैंने बात आपकी सुनी, जब मैंने आपकी बात सुनी, जफर इस्लाम साहब मौजूद हैं, जफर इस्लाम साहब मौजूद हैं। इफ्रा, मैं आपके पास आऊंगा, पैनल में वो लास्ट पर्सन है, हमारे समझ से सारे लोग भूल चुके हैं। जफर इस्लाम साहब, जफर इस्लाम, जहां इफ्रा ने छोड़ा मैं वहीं चाहता हूं, वहीं से आप उसको बात का जवाब दें। इन्होंने कहा कि आप देशद्रोह की बात करने लगते हैं जब बात करने लगते हैं, कश्मीर के रेफरेंस पे ही वो बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि बाल गंगाधर तिलक का उन्होंने कहा, उन्होंने भगत सिंह का, आजाद का, तमाम लोगों के नारे लिए। आजादी के मायने का वो अपनी तरह से रेफरेंस निकाल ली थी, लेकिन ये कहते हैं कि आप देशद्रोह का चस्पा लगा देते हैं जब वो बात कहती हैं। नहीं, देखिए प्रतीक जी, मैं पहले तो सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जो पैनल पे बैठे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, और फिर पूरे देशवासियों को हेल्प के लिए। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि देश, देखिए, जिस वक्त 1947 से आज तक देश में दुनिया का दूसरा ऐसा मुल्क है जो सबसे ज्यादा आबादी वाला है। 20% दुनिया की जनता इस देश में रहती है। हमने बहुत सारे तरक्कियां की है, ऐसा नहीं कहते कि पिछली सरकारों ने नहीं किया है। उनकी गलतियों को, उन्होंने गलतियां भी की हैं, जैसा वाजपेयी जी कह रहे थे, अच्छे काम भी किए हैं, और उसको भी हम सराहते हैं, और गलतियों को हम उसको ठीक करने का भी काम किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे आप चाहे देखिए IT सेक्टर में, चाहे स्पेस सेक्टर में, चाहे आप देखिए बहुत सारे सेक्टर्स में, हम एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत आगे बढ़े हैं, और ये जो गरीबी रेखा से भी हम तेजी से आगे निकलते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है, और देश में जो पॉलिसीज आई हैं उससे देशवासियों को फायदा हो रहा है। अब जहां तक बात है 370 की और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, जफर भाई, आपकी बात बहुत ध्यान से सुनना। मैं माफी चाहता हूं, मैं बीच में रोका। मैं दरअसल ये सवाल ये था कि जो उधर से पूछा जा रहा था वो यही था
कि एक्चुअली में उनसे पूछा जाना चाहिए कि चीन के मुद्दे पे बार बार ये ट्वीट होता है, बार बार ये कहा जाता है कि जमीन हमारी जो है कब्जे में हो गई, हमारी जमीन कब्जे में चली गई, जवाब क्यों नहीं देते? प्रधानमंत्री तक से ये सवाल पूछ लिया जाता है कि जवाब दे, जवाब दे। आज मौका है, आज जानना भी चाहते हैं लोग, सुनना भी चाहते हैं कि आखिर कौन कहां किस जगह पे झूठ बोल रहा है, और पार्टी क्लियर करे इस बात को। बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, हर बातों का जवाब दूंगा। पहली बात जो उन्होंने 370 की बात की, उसके बारे में भी कहना चाहता हूँ। फिर उन्होंने बात की है 370 एक गलती थी, मैं उसका कोई जश्न नहीं मनाना चाहता हूँ। 370 एक गलती थी, ट्रिपल तलाक एक गलती थी, कोई जश्न मनाने की वाली बात नहीं। देश में कुछ गलती थी, उसको हमने, हमारी सरकार ने सुधारा है, वो इसका हमने कोई जश्न नहीं मनाया है। गलतियों को सुधारने का काम हमारे सरकारों का है। हमारी सरकार ने पहचाना कि गलती हुई है, या सीए की बात है हो, चाहे 370 हो, 35 हो, एक गलती थी जिसको हम लोगों ने सुधारा है। मैं कोई जश्न नहीं मना रहा उसके लिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल है, आपको पूरा अधिकार है, आप जितना चाहिए। आज आप यहाँ बैठ के सरकार के बारे में कटघरे में खड़ा कर रही है, लेकिन आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उसका भी एक मर्यादा होता है। जब आप इस देश के नागरिक हैं, उस वक्त जो लोग थे वहां पर एक ब्रिटिश लोग के खिलाफ हम लड़ रहे थे। आज आप इस देश में रह के आप उस वक्त की भाषा बोले जैसे कि आप ब्रिटिश के सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप इस देश के नागरिक हैं, ये देश आपका है, और इस देश के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। जब राहुल गांधी बोलते हैं तो उनकी हर बात को यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान उठाता है, तो क्या आपको ये अच्छी बात लगती है? आपसे मैं पूछता हूँ इकरा जी, और देशवासियों से पूछता हूँ, क्या राहुल गांधी चीन के मसले पे जिस तरह की झूठी बातें फैलाते हैं, उसको पाकिस्तान और चीन इस्तेमाल करता है यूनाइटेड नेशन में आपके देश के खिलाफ, तो क्या आप इसको सराहते हैं? तो मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, आज मैं तू मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, देश में पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह आह्वान दिया है कि देश को आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट बनना होगा, और इस सेल्फ रिलायंट बनने का मतलब देश मजबूत बनेगा, और उस मजबूती की तरफ हम जा रहे हैं, और इसमें सबका सहयोग चाहिए। जब भारत के 130 करोड़ के लोगों के बारे में प्रधानमंत्री कहते हैं, तो वो कांग्रेस के लोग भी होते हैं, वो आप भी होते हैं, वो मैं भी होता हूँ, वाजपेयी जी बैठे हैं, और ये मिश्रा जी बैठे हैं, और जो बाकी लोग भी बैठे हैं चैनल पे, वो भी सब इसके लिए गिने जाते हैं। तो सबका योगदान होना चाहिए, सबका कंट्रीब्यूशन होता है, तभी देश मजबूत बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, और हम उस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल, हम कभी घबराते नहीं। आपकी बात सुनी। अनुराग भदौरिया बहुत देर से अपनी बात का इंतजार कर रहे हैं। मैं भूला नहीं हूं अनुराग भाई, मैं अभी लखनऊ से आया हूं, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको देख नहीं रहा हूं, क्योंकि मेरे पास आउटपुट नहीं था, मैं देख नहीं सकता था, लेकिन अब मैं देख सकता हूं आपको भी, आप बैठे हुए हैं सामने। मैं बिल्कुल आप ही के पास आना चाहता हूं। आजादी के मायने तमाम बहस में आखिरी पैनल में आप हैं, उसके बाद मैं जनता की तरफ मुखातिब होऊंगा, जो तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया, मुझे अच्छा लगता कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या वाजपेयी जी बिना राजनीतिक बात करते ये कहते कि हिंदुस्तान एक है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि ये आज़ादी की पूर्व संध्या है, हम सब एक दूसरे को बधाई देते और कहते एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के हम शहीद भगत सिंह, जो हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, जो लोग हमारे जिन्होंने कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानी हम बेकार नहीं जाने देंगे। और जो भी हमारे बीच में जिस तरह के भी जो क्वेश्चन हम एक दूसरे को उठाते हैं, लोकतंत्र का एक तरीका होता है कि हम आपकी कोई बात होती है तो ये लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष अपनी बात कहता है, इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पूर्व संध्या है, हम सब भाईचारे की बात करते। लेकिन आपने बुराई का सिलसिला शुरू कर दिया कि कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है। अरे एक दिन के लिए बुराई मत कीजिए। हम तो नहीं चाहते थे कि हम आपकी आज जो आजादी की पूर्व संध्या उस पर सरकार की बुराई करें। हम भी कह सकते थे कोरोना में यहाँ पे कम से कम 24 लाख 23 लाख के पार कर गया केसेस हैं और 45,000 46,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन आपने व्यवस्था की है, उसके बारे में पूछ सकता था। मैं पूछना ही चाहता था, मैं नहीं पूछना चाहता था कि हमारे 20 जवान चाइना के बॉर्डर पे शहीद हो गए और आपने उसको झगड़ा बनाया था, आपने कर दिया था कांग्रेस और बीजेपी का झगड़ा कर दिया था। ये जो 20 जवान शहीद हुए थे ना बीजेपी के ना कांग्रेस के थे, ये राष्ट्र के थे, हिंदुस्तानी जवान थे। ना बीजेपी का कुछ बिगड़ा है इसमें, ना कांग्रेस का कुछ बिगड़ा है तो 20 लोगों का राष्ट्र का बिगड़ा है। और आपने झगड़ा आपस का बना दिया।
ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। राष्ट्र आपसे पूछना चाहता है कि राष्ट्र की भलाई के लिए बात क्यों नहीं करते हम, राष्ट्र की उन्नति के लिए बात क्यों नहीं करते? अगर राष्ट्र की उन्नति के लिए बात करते हैं, मान लो हम क्वेश्चन उठाते भी हैं, तो आप मेरे क्वेश्चन जो हमने उठाया उसके बारे में आप मुझसे पूछिए कि आपने गलत बोला है। अगर मैंने गलत बोला है तो आप ये आपने गलत बोला है, और अगर आपसे गलती हुई है सरकार तो सरकार उसको सुधार ले। मैं नहीं, मैं बेरोजगारी का मुद्दा उठाता हूं तो क्या गलत करता हूं? नहीं, मैं कहता हूं अपराध बढ़ा है। अगर अनुराग, यू कंप्लीट योर सेंटेंस। आप अपना सेंटेंस पूरा करिए जी। कहते सारी बातें कह गए अनुराग। देखिए बिल्कुल ठीक है। तो बड़ी अच्छी की मैं वाजपेयी जी मैं आता हूँ ऋषि, मैं आता हूँ आपके पास, मैं ऋषि में आता हूँ। वाजपेयी जी 15 अगस्त का दिन है कल। वाजपेयी जी, कोरोना से लेकर चीन से लेकर पाकिस्तान, कश्मीर, तमाम मुद्दों को छू लिया, इस समय देश के सामने ये तमाम सारे मुद्दे हैं, ये तमाम सारे हैं। आप जब एनालिसिस कर रहे थे तमाम सारे लोग ये बोल रहे थे, आपने भी अपनी बात रखी, उपलब्धियों पे बात कही, लेकिन क्या ये सवाल नहीं जिस तरफ अनुराग इशारा कर रहे हैं, या सिर्फ ये पॉलिटिकल बातचीत, महज पॉलिटिकल बातचीत के अलावा आपने बनवाया उसके साथ वाजपेयी जी मूर्ति उनसे बनवाने के लिए? क्या हमारे देश में मूर्तिकार थे? नहीं, एक सेकंड अनुराग रुको भाई। अनुराग भदौरिया ने शुरुआत तो बड़ी अच्छी की कि वो ये चाहते थे कि पूर्व संध्या पे राजनीतिकरण न हो, लेकिन वो घूमते आरोपों का सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया। अरे रुको अनुराग सुनिए, बात सुनिए अनुराग बात तो सुनिए, ये कोई तरीका नहीं है। अनुराग आप अच्छे प्रवक्ता हैं, अनुराग आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, अनुराग आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। आप प्लीज बात तो सुनिए, वाजपेयी जी को आंसर करने दीजिए। आपके पास आ जाऊंगा, मैं फिर आऊंगा, मैं आपके पास फिर से आ जाऊंगा। जवाब तो देने दीजिए वाजपेयी जी को। वाजपेयी जी यही आजादी के लिए कुर्बानी दे दी। अरे अनुराग सुनिए ना बात, तो ये तरीका नहीं है बोले जाओगे तो कैसे जवाब मिलेगा? अनुराग ये लखनऊ का भी तरीका नहीं है, बिल्कुल नहीं है जिस तरह से आप बोले। नहीं अनुराग ये नहीं, अनुराग प्लीज ये तरीका आप समझने की कोशिश करिए। वाजपेयी जी को जवाब देने दीजिए, फिर आइए। वाजपेयी जी जवाब दीजिए, फिर आइए। जवाब सुनिए आप एक चीज का। आप कोरोना की बात कर रहे हो, कोरोना क्या भारत में ही आया है? खाली पूरे विश्व में कोरोना है, और कोरोना के लिए जो सबसे बढ़िया हो सकता था वो मौजूदा सरकारों ने किया है, चाहे वो राज्य की सरकार है चाहे वो केंद्र की सरकार है। हेल्थ अरेंजमेंट से लेके टेस्टिंग सबसे ज्यादा यहाँ हो रही है। देखिए इस तरह से न करिए अनुराग, इस तरह से न करिए। आप एक बात सुनिए, ये नहीं करेंगे, ये बहस नहीं कर पाएंगे, ये डेली का रूटीन करेंगे। कल का हादसा भूल गए क्या? कल का हादसा भूल गए क्या? अपनी बारी में बोलिए ना, जो आपस में एक दूसरे का टेम्परेचर बढ़ाते हो हमारे देश में छोड़ गए। मैं बहुत दुख के साथ एक बात कहता हूं, मैं ब्रेक पे जाऊं उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। बहुत दुख के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं बात कहना चाहता हूं कि अगर आजादी के मायने की बात हो रही है तो हिंदुस्तान में टेलीविजन पे होने वाली डिबेट पर भी बात होनी चाहिए। टेलीविजन पे डिबेट्स पे होने वाली, उसके बाद जो बीपी बढ़ता है, जो लोग देख रहे हैं उनका क्या होता है, इस पर भी बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत संयत भाषा में, बहुत विनम्रता के साथ एक के बाद एक बोल सकते हैं हम लोग। मैं वाजपेयी जी को रोक देता हूं। भदौरिया जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैं वाजपेयी जी को रोकता हूं। आप बोल लीजिए, भदौरिया जी बोलिए, आप कंप्लीट करिए। देखिए पूर्व संध्या पे जितने लोग आपके वहां बैठे हैं, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है। हिंदुस्तान के पास आप सबसे बड़ी समस्या क्या है प्रतीक? मैं दिल से कह रहा हूं, मैं कोई डिबेट करने की बात से नहीं कह रहा हूं, मैं दिल की तकलीफ से कह रहा हूं। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, सबसे बड़ी समस्या आर्थिक समस्या की है, सबसे बड़ी समस्या हेल्थ की है, सबसे बड़ी समस्या रहने खाने पीने की है, जिसके बारे में हमारे यहाँ चर्चा होना बंद हो गया है, जिसके बारे में डाटा देना बंद हो गया है कि देश में बेरोजगारी कितनी है। आपने हर डिबेट को कांग्रेस और बीजेपी की बना के रख दी है। हर डिबेट में कांग्रेस बीजेपी हो जाता है। चाइना पाकिस्तान आपने मुद्दा बना के रखा है। चाइना से दोस्ती किसने की? चाइना से पेंगे किसने बढ़ाई? भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाई। सिमई खाना पाकिस्तान कौन दिया? भारतीय जनता पार्टी अपने देश के प्रधानमंत्री सिमई खाने गए, क्यों पाकिस्तान के? प्रतीक बाबू हम एक बात कहेंगे बड़े साफ तरीके से, ये डिबेट का तरीका नहीं है। वाजपेयी जी कहिए, उसके बाद मैं ब्रेक पर जाना चाहूंगा। तमाम सारे लोग यहाँ भी मौजूद हैं। नहीं वाजपेयी जी कहिए,
कि ये अनुराग जी नाउ यू लिसन। हम लोगों को अनुराग चाहिए। जी ये तरीका नहीं है। देखिए मैंने अगर आपको टाइम दिया है अनुराग जी नाउ अब आपको सुनना चाहिए। वाजपेयी जी बोलिए, सेंटेंस कंप्लीट करिए। गलत होगा। देखिए मैं एक एक बात कहता हूं। ये सिर्फ ये जो समस्याओं की बात करते हैं, ये समस्या क्या हमने एक दिन में बना दी है? हम लोगों ने मौजूदा सरकार ने किस सेक्टर में काम नहीं किया बताइए? किस सेक्टर में हमने काम नहीं किया है? किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर, मिडिल क्लास को लेकर, इंडस्ट्रीज को लेकर, टैक्सेशन के रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म। ऋषि मैं आता हूँ आपके पास। ऋषि आप वेट करिए, मैं आता हूँ। नया हिंदुस्तान बनाएंगे, यहाँ पे रोजगार पैदा होगा। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आपने सपना दिखाया था जनता को, फिर आपने रोजगार की बात करना बंद क्यों कर दिया? आपने जनता को सपना दिया था, हम आएंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हम आएंगे देश को वर्ल्ड के नक्शे में ले जाएंगे। अनुराग आप बहुत अच्छी डिबेट करते हैं, लेकिन आज अनुराग आप मेरी बात सुनेंगे। अनुराग आप मेरी बात सुनेंगे प्लीज। अनुराग आप मेरी बात सुनेंगे प्लीज, मेरी बात सुनेंगे। वाजपेयी जी तमाम सारे पैनल पे, मैं ऋषि मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, डिबेट्स के तमाम सारे पहलुओं पर बात होनी चाहिए। और मैं निश्चित तौर से भैया जी कहीं में डिबेट्स पर बात करूंगा, ऑफकोर्स करूंगा, एक दिन बात करूंगा। मैं असद के बीच में रहता हूं, जब डिबेट होती है तो ये क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, ये लोग जानेंगे, ये बताएंगे। मैं ऐसे ही तमाम जगह में पहुंचता हूँ, बात करता हूँ, सुनता भी हूँ। मैं जरूर आऊंगा आपके पास, लेकिन वक्त अभी एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ। बने रहिए हमारे साथ। आदित्य मेगा सिटी में मौजूद इंदिरापुरम गाजियाबाद में दिल्ली एनसीआर में शो करता हुआ, आज बदले हुए सर्कमस्टेंसेस या बदली हुई परिस्थितियों में शो करता हुआ। जी हाँ, मुझे मालूम है मेरा शो आपको भी मालूम है कैनॉट प्लेस पे होता है, तमाम सारे लोग आते हैं, लेकिन वो अब कोई 4-4.5 महीने हुए। लेकिन अब तमाम जगह घूमने के बाद मैं एक बार फिर दिल्ली में मौजूद हूँ, दिल्ली एनसीआर में शो कर रहा हूँ। एक ट्वीट के साथ मेरे मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ट्वीट जिसको मैं यहाँ से फिर से पढ़ना चाहूंगा। भारत सरकार लद्दाख में चीन के इरादों का सामना करने से डर रही है। राहुल का ट्वीट है, राहुल गांधी का। सबूत बताते हैं कि लद्दाख में चीन खुद को तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री की कमजोरी और मीडिया की चुप्पी, तो भारत को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सर एक बात तो है, मैं बहुत साफ कर रहा हूँ, इस शो से पहले भी, जब मैंने शो स्टार्ट किया, आपका ट्वीट पढ़ा नहीं था, उससे पहले भी कोरोना के कई जिक्र मैंने किए, आपके ट्वीट के, राहुल गांधी के ट्वीट के, और मैंने ये भी ट्वीट का इसका जिक्र किया था। तो सवाल ये है कि सवाल तो पूछा ही जा रहा है और वो जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन पेच कहाँ फंसा है ये जानना चाहते हैं सारे लोग। और मैं एक सवाल, एक हाथ उधर से उठ रहा, मैं जानना चाहता हूँ। जी जनाब, क्या नाम है साहब आपका? राकेश अग्रवाल। जी राकेश जी, हाँ करिए, मैं दूर खड़ा हो जाता हूँ। हाँ जी। मेरा प्रश्न है राहुल गांधी से। ये बहुत कहते रहते कि मोदी ने चाइना की जमीन नहीं बचाई, इनको शायद भूल जाते हैं कि पूर्वज जो थे जवाहरलाल नेहरू, 1949 तक चाइना और इंडिया का बॉर्डर कॉमन नहीं था। ये नेहरू ने जमीन देनी शुरू करी और देते चले गए अगले 15 साल तक। इंदिरा गांधी आई, उन्होंने भी जमीन दी है। ये क्यों क्वेश्चन करते हैं मोदी जी को? पहले अपने पूर्वजों से बात पूछो ना। जी मैं बिल्कुल आपका सवाल मैंने रख लिया। हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, उन पे बात हो, लेकिन राहुल गांधी का ट्वीट है, नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, उनका ट्वीट, उनकी बात को रखा जाना चाहिए। मैंने उसको रख दिया। मैं आ रहा हूँ सर, आपके पास आ रहा हूँ। जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर मेरा नाम मनीषा सोलंकी है, और सर कानून है इस दुनिया में, पर कानून में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। सर मैं 2011 में एक स्कीम लिया था प्रेसिडियम स्कूल से, इंदिरापुरम से। रिफंडेबल स्कूल था, रिफंडेबल स्कीम थी मेरी। आफ्टर 12th, मेरे बेटे के 12th के बाद मुझे वो पैसे रिफंड होने थे सर। बट इस साल मेरे बेटे ने 12th कंप्लीट किया अपना, और मुझे अभी कॉलेज में एडमिशन करवाना है, बट स्कूल वाले मेरे पैसे रिफंड नहीं कर रहे। सर मैं सिंगल मदर हूँ, 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, और मैं बहुत परेशानी में हूँ। 4 महीने से स्कूल मेरी बात नहीं सुन रहा है। मैं हर तरीके से उनको फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? मनीषा राहुल सोलंकी। मनीषा राहुल सोलंकी, आप प्लीज तशरीफ रखिए, बैठिए। मुझे नहीं मालूम चीन का मसला कैसे हल होगा, मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान से बातचीत का मसला कैसे होगा, क्या होगा, मुझे नहीं मालूम कोरोना की इस लड़ाई कितनी लंबी है, मुझे ये भी नहीं मालूम कि इस लड़ाई में कैसे कहां कौन से पेचो खम आएंगे, मुझे ये भी नहीं मालूम। लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है। आपका नाम एक बार? सॉरी प्लीज। मनीषा राहुल सोलंकी। मनीषा बिल्कुल दुखी मत होइए, मुझे एक चीज मालूम है, जो मनीषा की प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जा सकती है। और अगर इस पूरे प्रोग्राम को करने के मकसद सिर्फ ये हो कि मनीषा की प्रॉब्लम दूर हो जाए, तो समझ लीजिए सबसे बड़ी चीज हो गई, हल हो गई। बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम, ना मुझे उससे मतलब है बहुत ज्यादा।
वो कैसे दूर होगी, कहां से होगा, कैसे होगा, वो तो तमाम सारे लोग बुद्धिजन बैठे हैं, उस पैनल में बहुत सारे लोग बैठे हैं। लेकिन मनीषा, आपकी आंख में जब आंसू आता है तो मुझे लगता है कि यह सबसे पहले हल हो जाना चाहिए। होगा, जरूर होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज बैठिए। सवाल यह है कि एक तरफ देश के सामने बड़ी समस्याएं हैं जी, और दूसरी तरफ कुछ अपनी भी समस्याएं हैं, इनको भी हल होना चाहिए, बिल्कुल हल होना चाहिए। और मैं तो आप जैसी समस्याओं को सोचता हूं कि सबसे पहले उनका रिडर्सल होना चाहिए। मैं आया। इधर से एक बच्ची को सवाल पूछना चाह रही थी। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्राची श्रीवास्तवा है। हाँ प्राची, तो मेरा पहले ये बताइए क्या कर रही हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ सिम्बोसिस की। गुड जी। तो मेरा क्वेश्चन है हर एक गवर्नमेंट पार्टी से कि वुमेन राइट्स और वुमेन इश्यूज सिर्फ तभी हाईलाइट होते हैं जब कुछ बड़ा हो जाता है। अगर हमें आगे बढ़ना है एज अ होल, तो वो इश्यूज हमेशा हाईलाइटेड रहने चाहिए। ऑफ कोर्स, बिल्कुल हो जाना चाहिए। जो वुमेन्स की समस्याएं हैं उनको जरूर रेज करते रहना चाहिए। कोशिश भी यही होनी चाहिए, बार बार होना चाहिए। मैं देख रहा हूं इस पैनल में जो तमाम सारे लोग यहाँ बैठे हैं, उनमें एक पैनलिस्ट भी हैं जो कि जाती रहती है टेलीविजन डिबेट्स पे। जी, आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मैं ए.के. तिवारी, गेल में हूँ। हाँ, गेल में। जी, मैं सर्वप्रथम पूरे देशवासियों को 15 अगस्त की बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। और जो आपने चाइना की समस्या बताई है, इसका तो मैंने समस्या क्या, मैंने तो वो राहुल गांधी का ट्वीट पढ़ा। आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्या बात है। और जो कि होने जा रहा है और हो रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारी सरकार कर रही है, हम आत्मनिर्भर होंगे तो सारे दुश्मनों को और इंटरनल बहुत चीजों की समस्याओं का समाधान हम कर पाएंगे। आत्मनिर्भर जब हम होंगे तो बहुत सारी समस्याओं का हल हम खोज लेंगे। मैं आ रहा हूं, उधर भी आता हूं, मैं और सारे सवालों की तरफ बढ़ता हूं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है साहब आपका? विजय अग्नोत्री नाम है। विजय जी। जी, राहुल गांधी जी की राजनीतिक समझ तो खैर अभी देखिए वो सीधे बात पे कहिए, वो बाकी ना छोड़िए। हमको देखिए, एक बात समझिए, हम लोग हैं शहरी आदमी, आम आदमी, हम लोग को अपने काम से मतलब, लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं। सवाल पूछिए, तीखा सवाल पूछिए, बहुत तीखा सवाल पूछिए। सवाल कि राहुल गांधी जी को लुटियंस दिल्ली की 7 रेस कोर्स और 10 जनपद और नानी के घर के अलावा कुछ नहीं पता है। अपने परनाना से लेकर के अपनी दादी और अपने पिताजी के कार्यकाल का खाली काला चिट्ठा उठा के देख ले तो सब समझ में आ जाएगा। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री और भारत सरकार से यह मांग करना चाहता हूं, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ मिलकर संसद के अंदर 1947 से लेकर आज तक का पूरा भारत का भौगोलिक मानचित्र रखा जाए और इस बात की पूरा श्वेत पत्र पूरे भारत में जारी होना चाहिए कि कितनी जमीन हमारे पास तब थी, अब कितनी बची है 2014 में। क्या नाम बताया साहब आपने? विजय अग्निहोत्री। विजय अग्निहोत्री जी क्या करते हैं? अरे कहाँ इतनी जल्दी बैठ रहे हैं अब आप? मुझे भी बहुत कम लोग मिलते हैं जो मेरे तेवर से मैच खा जाएं। मुझे आप माइक पकड़ा देंगे तो आपका घंटा 2 घंटा ऐसे ही निकल जाएगा। विजय जी, मैंने सोचा था कि यहाँ पे इमारत ही बड़ी बड़ी है, आदमी भी बड़े बड़े हैं। क्या बात है। देखने में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। क्या बात है। यहाँ पे इमारत ही बड़ी नहीं है। विजय जी जैसे लोग भी हैं जो काफी ऊंचे हैं। मैं आपके तेवर को सलाम करता हूं, आपकी बात को, जो आपके पूछने का तरीका है उसको सलाम करता हूं, आपके सवाल को सरमाथे लेता हूं। पैनल की तरफ मुखातिब होता हूं। ऋषि जी हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषि जी, क्या बढ़िया बात कही, क्या गलत कहा विजय ने? आप सवाल पूछ रहे हैं, संसद में आइए और संसद को फेस करिए। संसद के अंदर सवाल पूछा जाए, उसका जवाब आए, पूरी देश और पूरी दुनिया जानेगी। ऋषि जी। जी प्रतीक जी, विजय जी के बातों का स्वागत करता हूं, लेकिन मैं सर्वप्रथम ए.के. वाजपेयी जी के बातों का जवाब देना चाहूंगा। वाजपेयी जी बहुत अच्छे ढंग से अपने पार्टी को डिफेंड कर रहे थे, लेकिन वाजपेयी जी के जो पार्टी के वाजपेयी जी के जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान जी, वो खुद नाखुश है बिहार सरकार से। वो बिहार सरकार के जो बंदोबस्त है खासकर संक्रमण को लेके, और बिहार क्या सवाल पूछा गया ऋषि जी? क्या सवाल पूछा गया? क्या सवाल कहा गया? आप कहाँ चले गए? मैं आता हूँ फिर। जी जनाब आली। जय जी। सुरेंद्र खेड़ा। क्यों फालतू में बोलते जा रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आती। चैनलों पे चिल्लाने का काम है, जो प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर दीजिए ना। आप उत्तर तो देते नहीं आप लोग। उन्होंने विजय जी ने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर दीजिए। हाँ, राहुल गांधी लगा के रखा हुआ है।
ऋषि जी, सवाल ये है कि सीधा सवाल पूछा है, सीधा सवाल पूछा गया। ऋषि बिल्कुल, जिसने ये सवाल किया है उससे मुझे गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है, मुझे क्या बोलना है नहीं बोलना है। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे पूर्वजों ने जो गलती किया है उसके एवज में वर्तमान सरकार को आप बकस दीजिएगा। अब वर्तमान सरकार सिर्फ इसलिए अपने नाकामियों पे पर्दा डाल लेंगे कि हमारे पूर्वजों ने गलती किया था, इसलिए उनको हक मिल गया है कि अब गलती करे। मेरा सवाल सरकार से है कि फिंगर फोर से आगे हमारी सेना अब 14 अगस्त यासिर जिलानी जी, मैं पहले एक शेर पढ़ना चाहूंगा, उसको सुने ये लोग, हमारे भदौरिया जी के लिए बहुत जरूरी है। दिलों में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो, दिलों में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो, निखर रहा है ये चमन और निखारना है तो एक रहो। आता हूं मैं, एक आज आपने बहुत मेरे साथ थोड़ा वैसा कर दिया। आज जहां आप खड़े हैं प्रतीक जी, वो मेरी सोसाइटी है, और उस सोसाइटी में आपको अगर आपने बताया होता तो आज मैं वहां आता। मैं जितने हमारे बड़े वहां बैठे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से उनको नमस्ते करना चाहूंगा। और आपके सामने वाला जो ब्लॉक है, वो ब्लॉक मैं उसी का निवासी हूँ, बहुत पुराना निवासी हूँ, वो हमारा घर है वहाँ पे। तो अभी देख के मैंने पहचाना। लोगों ने मुझे बताया जैसे जैसे आप टेलीविजन पे ज्यादा आना शुरू हुए, यहाँ से सोसाइटी से छोड़ के चले गए। अरे अच्छा नहीं, तो मेरा नमस्ते बोल दीजिए उनको, सबको, और सबको आजादी के पूर्व संध्या कह रहे हैं। मैं मुबारकबाद देना नमस्ते कह रहे हैं आपको। प्रतीक जी आपने एक बात, ऋषि जी, ये यासिर जी, मैं मुद्दे पे लौटते हैं। जो ऋषि जी बात कह रहे हैं, इनके पास आज कम से कम इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं है। हम डेली डिबेट करते हैं, और डिबेट का डिस्कोर्स जिस पे आप चर्चा करने के लिए आगे तैयार हैं कि डिबेट का डिस्कोर्स थोड़ा बदलना चाहिए, नैरेटिव बदलिए, डिबेट में तर्क के साथ हम बात रखें। और अगर सरकार कोई शानदार काम कर रही है तो सरकार के साथ आप खड़े होइए, सरकार के साथ खड़े होइए। सरकार को हमेशा सिर्फ सवाल करके बातें करने वाली नहीं कर पाएंगे, अपना न्याय समझिए। 2 महिलाओं ने बात की है, दोनों ने अपनी नहीं, देखिए भदौरिया जी, आप जिस तरीके से आपने कहा कि आज राजनीति नहीं होनी चाहिए, आपने 100% राजनीति करी। आप तो कद्दावर प्रवक्ता हैं, बड़े दिनों से टीवी पे आ रहे हैं, और आज हमारे प्रतीक त्रिवेदी जी ने ये कहा था कि ये आजादी के पूर्व संध्या पे अरे सवाल कैसे गलत सवाल उठाएंगे? गलत सवाल मत उठाइए। आप सवाल तर्क संगत आप सवाल उठाइए, उसका जवाब दिया जो पार्टी के प्रवक्ता होंगे वो देंगे। लेकिन आप हमारे सीमाओं में चाइना घुस रही है, उसका जवाब दीजिए। देखिए, सरकार ने और सरकार के वजीर आजम ने बता दिया है, सरकार और सरकार के प्रधानमंत्री ने ये बात बता दी है कि चाइना को किस तरीके से हमारे सेना के जवानों ने उनकी गर्दन मरोड़ के गलवान से बाहर फेंक दिया। ये भारत के लोगों ने देखा है। ऋषि मिश्रा यासिर एक मिनट, यासिर एक मिनट, ऋषि प्लीज, जब मैं आपका नाम लूंगा ऋषि, तब आप जरूर बोलिएगा। एक सवाल इधर से कुछ पूछना चाह रही थी। जी सवाल नहीं, मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगी, जो हो गया वो हो गया, हम आगे की बात करें। हम लोग सारे डिस्कशन करते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया, उन्होंने क्या किया। अब जो मोदी जी करे उसको कैन वी टेक इट फॉरवर्ड? दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट कैन वी टॉक अबाउट फ्यूचर नाउ। ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो हुआ वो पीछे हुआ, लेकिन हम क्या आगे की बात कर सकते हैं, कि हम आगे की तरफ सोच सकते हैं। बात मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम अनीता मित्तल है। जी अनीता जी। हाँ जी। नहीं, लेकिन पीछे को हम कैसे छोड़ सकते हैं? इतिहास को कैसे छोड़ सकते हैं? इतिहास को लेके तो हमें आगे बढ़ना है। आगे मोदी गवर्नमेंट जो नीतियाँ बनाएगी वो पीछे को लेके तो आगे बनाएगी ना। मतलब हम कहते हैं हम सारे पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम जब सारे पढ़े लिखे हैं ही नहीं तो कैसे उसको लेके ही तो आगे बढ़ेंगे। यानी आपको लगता है कि जो इतिहास में पीछे अनिर्णित है उसकी तरफ भी देखा जाना चाहिए। मैं आ रहा हूँ विजय जी, आप तो बहुत बोल सकते हैं।
अदरवाइज एनालिसिस कैसे करेंगे हम, एनालिसिस कैसे करें हम आगे का। और मैं मोदी गवर्नमेंट से पूर्ण सहमत हूँ, क्योंकि वो जो नीति अपना रहे हैं, चाहे चाइना पे अपना रहे हैं, चाहे आत्मनिर्भर भारत पे अपना रहे हैं, वो बहुत वर्तमान समय की आवश्यकता है। जी जी जी, जब तक पीछे को देखेंगे नहीं आगे कैसे बढ़ेंगे आप? इतिहास तो देखना ही पड़ेगा आपको हर हाल में। मैं कमेंट इधर कि तब सवाल ये है कि अगर हम पीछे देखेंगे नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? राणा जी। जी, मैं प्रतीक जी इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा, ना इस बहस में जाना चाहूंगा। ये तो रोज चल रही कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। आज आप ये देखिए 74वां हमारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या है आज। मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि जैसे आपने इस महिला से पूछा, सिंगल मदर हैं, इनकी समस्या के लिए सरकार क्या कर रही है, फीस के लिए सरकार क्या कर रही है। आज जगह जगह बारिश हो रही है। आपका फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, आपका देश का कैपिटल है दिल्ली, और आपके कॉरपोरेट हब है आपका गुड़गांव। इन सब में हर महीने चेरा पूंजी की तरह बारिश तो होती नहीं है। मैं कह रहा हूं 74 साल में आज तक किसी भी सरकार ने कोई इसका इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी चीज की कोई बात करी है या खाली? बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतर सवाल उठाया गया कि क्या इन 74 सालों में ये बात पूछा जाना चाहिए कि नहीं। और आजादी के मायने की बात हो रही है तो क्या ये सवाल जायज है या नहीं? सिंगल मदर हैं, अगर उनके पास रिफंड आना चाहिए था, फीस का नहीं आया, उस सिस्टम के तहत जब आ जाना चाहिए था, तो क्या ये सवाल लानत वाला नहीं है? क्या इस पे लानत नहीं दी जानी चाहिए? बिल्कुल। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं तमाम उन्हीं सवालों के साथ। एक बार फिर शुरुआत करूंगा। जफर इस्लाम साहब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, वहां से इनिशिएट करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। दिल्ली एनसीआर में आदित्य मेगा सिटी में मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हुआ, जो मैं यहाँ पे गया तो मैंने कहा था कि मैं जब ब्रेक से लौटूंगा तो बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब मौजूद हैं, बहुत देर से सारे सवालों को सुन भी रहे हैं, मैं उनके पास इनिशिएट हुआ। फिर मैं आपके पास भी आता हूँ, लेकिन एक सवाल इधर से कोई पूछना चाह रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं पूछ लेता हूँ। जी प्रतीक जी, मैं अशोक जैन। आज कोरोना काल में हर पेरेंट्स दुखी है। बच्चों को हमें लैपटॉप दिलाना पड़ रहा है, मोबाइल दिलाना पड़ रहा है, और इतना खर्च पेरेंट्स का बच गया है, टाइम देना पड़ रहा है, और हम तो अफोर्ड कर पा रहे हैं। उन गरीबों का क्या होगा? उनके लिए सरकार क्या करेगी कि जिन्हें मोबाइल नहीं मिल पा रहे, लैपटॉप नहीं मिल पा रहे, और स्कूल उसके बाद भी अपनी फीस पूरी की पूरी, स्कूल फीस में कोई रिलैक्सेशन देने को तैयार नहीं है। हमें बच्चों को 35-35 हज़ार के मोबाइल लैपटॉप दिलाने पड़ रहे हैं, लेकिन स्कूल की को कोई कंसेशन नहीं दे पा रहा है। मैं आपका नाम भूल गया। अशोक जैन। अशोक जी, थैंक यू सो मच। ये सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं जब गया तो मुझे किसी ने पूछा कि मेरे बच्चे हैं और एक बच्चे को मैं एक समय मोबाइल देती हूँ, लेकिन दूसरा बच्चा सफर करता है, क्योंकि सारी एजुकेशन पैटर्न जो है इस समय मोबाइल से और सारा ऑनलाइन हो गया, और ये दिक्कत तलब है। मैं आता हूँ आपके पास। जी ऑफ कोर्स, आई एम कमिंग। जी जी, इसमें मैं और जोड़ना चाहूंगी, लाइट इतना फ्लक्चुएट होता है, लाइट चले जाता है, बच्चे इंटरव्यू आधे में रह जाते हैं, इंटरव्यू ही नहीं दे पाते कुछ भी। पढ़ाई इंटरव्यू जो ऑनलाइन इंटरव्यू, हाँ ऑनलाइन इंटरव्यू रह जा रहा है, बच्चों के एग्जाम। बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, नई तरह की हैं। जी नमस्ते, आप बहुत देर से हाथ उठा रही, मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपके पास आ नहीं पाया। जी जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ प्रतीक जी, और आप? मैं तो ठीक ही हूँ, मैं घूम रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं समस्त भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस स्वतंत्रता दिवस की। दूसरा, ये कहा गया है कि भाई रोज रोज की समस्याएं होती हैं, वाटर लॉगिंग होती है, वो तो है ही, पर हमें एक बार ये भी सोचना चाहिए कि हमारा देश इतने महान योद्धा थे। ऐसा तो था नहीं कि हमारे देश में योद्धाओं की कमी थी। उसके बावजूद भी 1000 वर्ष, 150 साल नहीं, 1000 वर्ष तक देश गुलाम क्यों रहा, इस पर भी विचार करने की जरूरत है, और इतिहास को फिर मुड़ के देखने की जरूरत है कि ऐसी क्या गलतियां हुई हमसे। और उसके बाद 1947 के बाद भी हमारे से कितनी चीजें चली गई, तो उस पर भी वो सब सोचने की जरूरत है, और ये सब विचार करके तभी आगे का प्लान बनाना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, जिस जंक्चर पे मौजूद हूँ, 2020 में मौजूद हैं, और हम अगर आज़ादी के मायने की बात कर रहे हैं, नहीं विजय जी ने बहुत अच्छा बोला, विजय जी ने तो बहुत ही बढ़िया बोला। जी जनाब, आप कुछ बोलना चाहते हैं, उसके बाद मैं पैनल की तरफ जाता हूँ। जी प्रतीक जी, आपका स्वागत है हमारी सोसाइटी में। थैंक यू सो मच। जैन, प्रेसिडेंट आदित्य मेगा सिटी। अरे वाह, क्या बात है। और यासिर भाई को भी मेरा नमस्कार। हाँ। अच्छा, जो मुद्दा है चीन का और राहुल गांधी ने जो बोला है, मेरे हिसाब से जो मोदी साहब ने अभी स्पीच दी थी जाके ले पे, वो स्पीच अगर वो सुनेंगे तो उनसे उनका जो मोदी साहब का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और मीडिया की चुप्पी तो बिल्कुल नहीं है, मीडिया ही इसको गाजे बाजे के साथ बजा रहा है, जिस हिसाब से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत एक बहुत अच्छा स्टेप है इसके अंदर। चाइना को बाइकआउट जो प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, इससे मुंह तोड़ जवाब और नहीं हो सकता इसके अंदर।
जी जफर इस्लाम साहब, आई एम सॉरी, मैं आपके पास पहुंच गया। जफर इस्लाम साहब, जवाब आपको तमाम सारे ट्वीट का जिक्र किया था, लेकिन मैं यहां से जवाब की तरफ आपकी तरफ मुखातिब होता हूं। जफर इस्लाम साहब, मैंने सभी लोगों को सुना, उन लोगों ने डे टू डे जो प्रॉब्लम आती है निजी जिंदगी में, उनके क्या प्रॉब्लम आती है उसका भी जिक्र किया उन लोगों ने, और देश के भी जो प्रॉब्लम है, जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उसका भी जिक्र किया, जैसे उन्होंने बताया चाइना के बारे में और भी ऐसे इश्यूज बताए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए पिछले 6 साल के कार्यकाल में हमने ये कोशिश है कि एक नया भारत का निर्माण कर रहे हैं। उस नए भारत में बहुत सारी चीज़ों को सरल किया गया है, बहुत सारी चीज़ों को प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि एक आम नागरिक के लिए चीज़ें जो है सरल होनी चाहिए और आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। उस दिशा में ये सरकार काम कर रही है। बहुत सारे रिफॉर्म्स मेजर्स लेके आए, बहुत सारे पॉलिसी इनिशिएटिव लिए ताकि लोगों की समस्याएं को दूर किया जाए और देश की उन्नति हो। जो लोगों ने कहा देश की उन्नति के बारे में करना चाहिए। हम पीछे के इतिहास को नहीं देखते, लेकिन इतिहास से हम देखते हैं सिर्फ इसलिए कि ना क्रिटिसाइज करें, बल्कि इतिहास से देखते हैं कि हमें उससे सबक मिले और उस सबक जो आगे आने वाले दिनों में एक मजबूत देश उभर के आए, इस दिशा में हमने काम किया है। उस लेसन को लर्न करके हमने एक अच्छे देश को मजबूत किया। पिछले 6 साल में देखिए दुनिया के हर प्लेटफॉर्म में भारत के बारे में अच्छी बातें होती है, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अच्छी बातें होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं देश में जो आज भी इस चीज को स्वीकार नहीं करते कि उनका देश एक मजबूत देश की तरह उभर के आया पिछले 6 सालों में। और आत्मनिर्भर की जब बात करते हैं तो ये बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं अपने आप ही दूर होती जाएंगी, इसलिए कि हिस्टोरिकली आप देखें गुलाम देश था और उस तरह से गुलामी की तरह ही काम किया जा रहा था। लेकिन अब एक ऐसी सरकार है जो उस चीज से उभर के निकल के आई है और चाहती है कि देशवासी अपने आप में गर्व महसूस करते हुए देश को आगे लेके जाए और सबका योगदान उस पर चाहिए। लेकिन देखिए अब जैसे यहाँ पैनल में बैठे हुए भदौरिया जी, वो है लखनऊ की तहसीब मशहूर है, लेकिन फिर भी जो हरा वायरस उनमें जाता नहीं है और जिस तरह से उन्होंने डिबेट का रुख मोड़ा और जिस तरह से क्रिटिसाइज किया, वो अपने आप में इनको एक्सपोज करता है। 3 बहनों ने देश के असली मुद्दे उठाए हैं। 3 बहनों ने देखो, 3 बहनों से सवाल पूछे गए। उन बहनों का बिल्कुल मैं स्वागत करता हूं, उनकी बातों का स्वागत करता हूं और उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और अच्छे से महसूस करें। 3 बहनों की समस्या के साथ प्रतीक जी हमारी सेना जो है आगे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। संक्रमण काल में आपने भारत में घुमा है, आपको मालूम होगा संक्रमण काल में क्या स्थिति है। बीजेपी अपने जिला अध्यक्ष की जान नहीं बचा पाया। बीजेपी जी अपने जिला अध्यक्ष का जान नहीं बचा पाया बेतिया में, जहाँ से इनके प्रदेश अध्यक्ष आते हैं। अनुराग जी, मालूम है आपको? अनुराग जी बहुत बढ़िया डिबेट चल रही है। प्रतीक जी मेरा अनुराग जी बहुत बढ़िया डिबेट चल रही है। मुझे मास्क उतारना पड़ता है बोलने के लिए। अनुराग जी बहुत बढ़िया डिबेट चल रही है। बिहार में बीजेपी बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, आप समझने की कोशिश करिए। और जब मुझे याद करेंगे अनुराग जी कूल डाउन। अनुराग जी बात सुनने की कोशिश करिए, वो जवाब प्रतीक जी मुझे एक सवाल पूछना है, पूछिए, आप पूछ लीजिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि ये संक्रमण काल में बड़े दावा करते हैं, सरकारी हालात ये है कि देश के गृह मंत्री नहीं कैसे नहीं। और ये अपने जिलाध्यक्ष बिहार में बेतिया के बीजेपी जिलाध्यक्ष का जान नहीं बचा पाते हैं इन्होंने 22,000 करोड़ रुपए तो कोरोना के कारण लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए। इस पे क्या चर्चा नहीं करती है? प्लीज यासिर ऋषि जी, यासिर ऋषि दोनों लोग, जब मैं इफ्रा के पास आना चाहता हूँ, इफ्रा के पास आना अपने सिस्टमैटिक ऑर्डर में। इफ्रा डिबेट में मैंने कहा था कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ, तो पॉइंट्स उठाए गए, तमाम सारी बातें कही गई। इफ्रा मैं आ रहा हूँ, ऋषि आ रहा हूँ मैं आपके पास। जैसे बहुत सारे लोगों पैनल में राहुल गांधी के पूर्वजों को यानी पुरानी सरकारों से सवाल किए और उनकी वजह से वो एंटी इंडियन नहीं बने, इसी तरह जो आज की सरकार से सवाल करते हैं वो भी एंटी इंडियन नहीं है। जैसे आप कांग्रेस से सवाल करने से एंटी इंडियन नहीं हो जाते, हम बीजेपी से सवाल करने से एंटी इंडियन नहीं हो जाती। दूसरी बात इन्होंने सवाल की कि चाइना की जमीन की बार बार बात हो रही है। भाई अगर आप देखें डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चाइना जो है आगे बढ़ गया था, यानी उन्होंने थोड़ी और जमीन ले ली थी।
डिफेंस मिनिस्टर के हमारे अपनी वेबसाइट पे 2 दिन पहले एक डॉक्यूमेंट चढ़ता है जहां वो खुद कहते हैं कि हाँ जी, चाइना जो है उन्होंने ट्रांसग्रेशन किया था, यानी अंदर आ गए थे, लेकिन ये नहीं कहा कि उसका क्या हो रहा है। ये खुद मानने को तैयार हैं कि चाइना के साइड पे, जो उनका साइड ऑफ बॉर्डर है, वहां पे वो एयरपोर्ट बना रहे हैं, काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारियां कर रहे हैं, एयरप्लेन्स रख रहे हैं। आखिरकार फाइटर जेट्स वो एलएसी के पार क्यों रख रहे हैं, इसका जवाब हमको सरकार से चाहिए। बार बार यहाँ बात होती है, हमको वर्तमान की बात करनी चाहिए, पास्ट की बात देखनी चाहिए, और आत्मनिर्भर अगर हम बनेंगे तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। भाई, जब 2014 में तो हमारे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर को, भारत को मेक इन इंडिया कहा था। सवाल ये है कि मेक इन इंडिया का क्या हुआ? वो भी तो आत्मनिर्भर भारत ही था, वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? ये लोग, जब तक जनता इस बात पे सवाल नहीं करेगी, हमारी सरकार एक वादे को दूसरा वादे का नाम देके आगे बढ़ती जाएगी। इनसे पूछे कि मेक इन इंडिया का क्या हुआ? वाजपेयी जी जवाब, वाजपेयी जी जवाब देता हूँ। देखिए प्रतीक बाबू, आपका शो जनता का शो है, और आपने जनता से जब सवाल पूछे तो जनता से पॉजिटिविटी कितनी आई है? मोदी के प्रति, मौजूदा सरकार के प्रति पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा है, और उससे ये बात साबित होती है कि मोदी सरकार हर मामले में पूरी ईमानदारी के साथ पूरी देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। और जहाँ तक चाइना का सवाल है, चाइना को मोदी ने ललकार दिया है बाकायदा। यहाँ का पेट्रोलिंग का सवाल है, पेट्रोलिंग कॉमन पेट्रोलिंग है, वो किसी की जमीन नहीं है। एलएसी मैं पाल सिंह संधू द्रोणाचार्य अवार्डी हूँ। मैं थैंक यू सो मच। मैं आपकी माध्यम से मैं टीवी चैनल बड़ा देखता रहता हूँ। मैं यही सबको, हमारे देशवासियों को, गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, चाहे पहले वाली थी चाहे अभी भी थी, मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि देश में यूनिटी रहे, हमारी पहली हिस्ट्री रिपीट ना हो। हमारे देश में लोधी मुगल क्यों आए, गोरे क्यों आए, हमारी आपस की फुट में। तो मैं ये चाहता हूँ कि देश को धर्म पे, लैंग्वेज पे, नाम पे